According to a study, 85% of your portfolio returns depends on asset allocation. But asset allocation है क्या, कैसे काम करती है और क्या क्या चीज़ें asset allocation में होनी चाहिए. Hi guys, welcome back to our channel Century Scala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj और आज मेरे साथ हैं Mr. Faraz. Welcome Faraz, welcome to the show. Hi Anuj, we are doing this after a long time. Yes. And I think so जो topic है आज का कि हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, क्या आपने एक एसेट एलोकेशन की बात कही है. अल्टीमेटली तो आपका जो है एसेट एलोकेशन ही इज़ द किंग और हम लोग को वही राइट करना है. और पिछले एक साल में जो मार्केट ने बिहेव किया है, इक्विटी मार्केट ने, मैं बोल रहा हूँ, तो शायद लोगों को याद दिला दिया है कि इक्विटी मार्केट इज़ सपोज टू बी वॉलेटाइल. और समहाउ लोगों की एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि जिस तरीके की रिटर्न आई है पिछले कुछ 3-4 साल में, कि इक्विटी में पैसा डाला 20-25 रिटर्न तो परसेंट तो मामूल है. और आज थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी लोग. तो पहले ये चीज़ है कि जो आपने इक्विटी का इन्वेस्टमेंट किया है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया है. ये जो आपकी जो वॉलेटिलिटी आ रही है, ये नेचर है इक्विटी मार्केट का. इसी वजह से कि आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं या आपके जो वेल्थ मैनेजर्स हैं, इसी वजह से वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट चाहे एसटीपी के थ्रू या एसआईपी के थ्रू आपको बोलते हैं. तो इसी वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना है. और जो कहा जाता है कि जब लोग भाग रहे हों इक्विटी से, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर. सो एनी हाउ दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक टू पिक अप. बट जो आज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, आई थिंक सो दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. राइट. सो सर, देखा ये गया है कि व्हेन इट कम्स टू एसेट एलोकेशन, आज एक जो मेन कॉमन इन्वेस्टर है उसको ये पता है कि एसेट एलोकेशन कैसे करनी है. मेरे को इक्विटी भी लेनी है, डेट भी लेना है, गोल्ड भी लेना है. बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी, वो क्या लेना है, कैसे, कौन कौन सी चीज़ें पोर्टफोलियो में लेनी चाहिए, वेदर इट एसआईपी लेनी है, मेरे को लमसम करना है, एआईएफ लेना है, पीएमएस लेना है, क्या करना है, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम के लिए वो लेना है, क्या करना है, और सबसे बड़ी बात है फिर एग्जिट कब करना है. और लास्ट अगर मैं आफ्टर कोरोना मार्केट की बात करूं, 2000 से लेके 2022-23 तक वो बहुत तेज रन देखा, बहुत इन्वेस्टर्स का पैसा बना. बट अगर मैं स्पेसिफिकली लास्ट 2.5 ईयर्स की बात करूं, वहाँ पे आज लोगों को पता चल रहा है एसेट एलोकेशन का मेन मतलब है क्या. सो कहीं ना कहीं इनके रिटर्न्स होल्ड हुए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में. और एसेट एलोकेशन जो जिन्होंने प्रॉपर की है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इक्विटी को, डेट को पोर्टफोलियो में, गोल्ड को पोर्टफोलियो में प्रॉपर तरीके से, तो उनका रिटर्न एक बेहतर रहा है, देखा गया है. तो उसके बारे में आप हमें बताइए कि किस तरीके से इक्विटी में क्या किया जाए, डेट में क्या किया जाए. जी देखिए, एज फार एज डेट इज़ कंसर्न, डेट हम लोग को जनरली लगता है कि वो 6.5% 7% का एफडी होता है. बट दे आर वेज जहाँ पे आप वहाँ पे अल्फा क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर रहे हैं. आप कुछ ऐसे बैंक जो हैं आपके जो जहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा ब्याज दर मिल रहा है, या फिर कुछ कॉर्पोरेट एफडीज जो बहुत ही स्टेबल नेम्स जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो गया, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस हो गया, आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी, बजाज, महिंद्रा, ये सब बहुत ही रेप्यूटेड नेम्स हैं. वहाँ पे भी अगर आप देखिए तो एक अल्फा आप क्रिएट कर सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट्स टू 1% डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर. कुछ बहुत अच्छे बॉन्ड्स भी हैं जो आपके गवर्नमेंट एंटरप्राइज के हो गए, या फिर आपके प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स के हो गए, जो आपको जहां पे लगभग 8 से लेके 10% तक की रिटर्न मिल सकती है विद अ वेरी गुड रेटिंग. और ये सिक्योर्ड पेपर्स भी हैं और ये बहुत लंबे पेपर्स नहीं हैं. आप जो पेपर्स देखते हैं वहाँ पे आपको लगभग जो है वो आपके 1.5 साल से लेके 3 साल तक के होते हैं. और उसके बियॉन्ड भी पेपर्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं. तो वो तो एक अलग टॉपिक है. बट जो इक्विटी का मुद्दा आपने उठाया है वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जिस तरीके से शायद हम लोग को सिखाया गया है कि हाउ टू चूज़ फंड्स, वो हम लोग को सिखाया गया है कि फिल्टर लीजिए, जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं उसमें डाल दीजिए. यू कैन नॉट रन आफ्टर परफॉर्मेंस बिकॉज द बेस्ट परफॉर्मर्स कीप ऑन चेंजिंग. कभी वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होंगे, कभी वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी होगी, कभी वैल्यू स्ट्रैटेजी होगी, कभी कोई एक्स एएमसी का प्रोडक्ट होगा, कभी वाई एएमसी का प्रोडक्ट होगा. सो दिस इज़ नॉट व्हाट वी हैव टू डू. ऑब्वियसली जो हमारा वन डिजिटल रेकनर है उसके अंदर जैसे हम लोग ने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि भाई आपके जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं, मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी है, क्या पोर्टफोलियोज हैं, वो सबको तो देखना ही देखना है. बट देयर इज़ अ मैजिक ट्रिक टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो.
कि जो हम लोग जिस तरीके से बनाते हैं दैट इज नॉट द राइट वे टू मेक अ पोर्टफोलियो। राइट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि तो पोर्टफोलियो बनाएं कैसे, मतलब क्या क्या चीजें एक पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? देखिए, जब पोर्टफोलियो बना रहे हैं, एक एज ओल्ड हम लोग को गाइडलाइन है कि हमारा पोर्टफोलियो 2 भाग में होना चाहिए। एक होना चाहिए आपका कोर पोर्टफोलियो और एक होना चाहिए टैक्टिकल पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो का एक अलग रीज़न है। वहाँ पे आपको क्या देखना चाहिए, जो एक ऐड आता था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, वो वाली स्ट्रैटेजी है कि मैं एक ऐसी चीज़ में डालूं पैसा जो लंबे समय तक मुझे रिटर्न दे और मुझे बार बार पोर्टफोलियो को चर्न ना करना पड़े। ठीक है। तो ये आपका बेसिक फाउंडेशन है पोर्टफोलियो का, जो लगभग डिपेंडिंग अपॉन कि क्या किसी का रिस्क एपेटाइट है, वो 60 to 100 माने 80% तक हो सकता है। माने किसी के लिए 100 भी हो सकता है, क्योंकि वो कुछ भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं पोर्टफोलियो से, या बहुत ही कंजर्वेटिव है। बट जनरली जो कहा जाता है कि 60% to 80% के बीच में आपका कोर पोर्टफोलियो होगा। तो जब ये कोर पोर्टफोलियो आपका 60 to 80% होगा, इसका मेन काम फाउंडेशन का है। तो इसके अंदर आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। पहला कि, और ये मैं इक्विटी के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ स्पेशली, कि आपको देखना है कि 3 मेजर आपके कैपिटलाइजेशंस हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। एज पर सेबी डेफिनेशन, जो फर्स्ट 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप हैं, उसके बाद जो 150 कंपनीज हैं वो आपकी मिड कैप हैं, और 250 फर्स्ट स्टॉक से लेके आगे जो हैं आपकी वो स्मॉल कैप हैं, और सब्सिक्वेंटली माइक्रो कैप्स हैं। तो हमें ये देखना है कि पहले ये सारे कैपिटलाइजेशंस का रिप्रेजेंटेशन मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे से अच्छे तरीके में हो। क्योंकि कभी आपने देखा है, हम लोग हमेशा कहते हैं विनर्स रोटेट, कभी लार्ज कैप अच्छा कर रहा है, कभी मिड कैप अच्छा कर रहा है, कभी स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, और जनरली ये होता है कि हम लोग वी आर ऑलवेज लेट टू द पार्टी। जब लार्ज कैप अच्छे करने वाला होता है तो हमारा पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल की तरफ स्क्यूड होता है, और जब मिड एंड स्मॉल कैप अच्छा कर रहा होता है तो हम लार्ज कैप की तरफ स्क्यूड रहते हैं। जो कॉमन इन्वेस्टर है सर, उसके साथ यही प्रॉब्लम आती है। जी, राइट। तो हमें ये देखना है कि हमारे पोर्टफोलियो में ये सारा रिप्रेजेंटेशन हो। पहला तो कैपिटलाइजेशन। दूसरा जो आपको एक फैक्टर देखना है कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो वेरियस स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं वो हों। सो जनरली ये फंड मैनेजर, देखिए 2 स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होते हैं, रादर 3 मैं कहूँगा, क्योंकि एक तीसरा जो है एक थोड़ा सा नया है, बट आई वुड रादर, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इट शुड बी पार्ट ऑफ द टैक्टिकल पोर्टफोलियो, तब मैं उसके अंदर बोलूँगा। बट अगेन 2 मेजर आपके जो है इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होते हैं, ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ, उसकी जो ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है उसका पार्ट लेना है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज बेसिकली दैट पार्ट जहाँ पे मेरी कंपनीज चीप हैं और वहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। वहाँ पे बहुत ओवर हीटेड नहीं है, बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है, देयर इज इनफ वैल्यू ओवर देयर। ठीक है। सो हमें ये देखना है कि पहला कि मेरे सारे कैपिटलाइजेशन और ये मेरे 2 जो मेजर आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल्स हैं ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट हों। सो जनरली देखिए, ग्रोथ फंड्स, वैल्यू फंड्स, अब वो ग्रोथ तो ज़्यादातर, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ज़्यादातर फंड मैनेजर्स जो हैं ग्रोथ की तरफ ही इन्वेस्टमेंट अपने जो है डाइवर्ट करते हैं। बट वैल्यू एक हम कर लें तो अगर आप मुझसे पूछिए तो एक नॉर्मल आदमी के लिए आई थिंक सो अच्छे कुछ 1-2 फ्लेक्सी कैप फंड, 1-2 मल्टी कैप फंड, डिपेंडिंग कितना बड़ा पोर्टफोलियो है। उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम होराइजन हमारे इन्वेस्टर्स का क्या है, मिड कैप हम 1-2 अच्छे फंड्स ले लें और 1-2 अच्छे फंड स्मॉल कैप साइड में ले लें। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इंश्योर कि हमारा पोर्टफोलियो स्टेबल है। फ्लेक्सी कैप में मैं फंड मैनेजर को थोड़ा सा वो दे रहा हूँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी के भाई वो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं वो ज़्यादातर रहें, बट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स दे वर्क लाइक लार्ज प्लस, और मल्टी कैप में 25 और 25% फंड मैनेजर के ऊपर है। मिड और स्मॉल कैप आप जब डाल देंगे आप अपने एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में, आपके सारे कैपिटलाइजेशंस अच्छे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई लॉन्ग टर्म में स्मॉल और मिड कैप अच्छा करता है, जबकि डेटा कुछ और शो करता है कि नंबर 1 परफॉर्मिंग, अगर आप देखिए पिछले 10 साल 20 साल का डेटा, नंबर 1 परफॉर्मिंग जो है मिड कैप होगा, फॉलोड बाय लार्ज कैप, फॉलोड बाय स्मॉल कैप। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से बताइए कि एक
फॉर एन एग्जांपल एक इन्वेस्टर को 10,000 रुपए महीने की एसआईपी करनी है जी। अब उसका एलोकेशन क्या होना चाहिए? तो अनुज, इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर बाद दूंगा आपको। हाँ। पहले हमने ये कोर पार्ट का बात कर ली। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपको कि मेरे जो है तीनों कैपिटलाइजेशंस और वैल्यू। ओके। तो वैल्यू जो है ग्रोथ वैल्यू, तो मैंने आपको ये तो पहले कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे बता दिया। ठीक है। फिर टू एंश्योर कि मेरा जो है वहाँ पे मैं ग्रोथ, तो ज़्यादातर जैसे मैं कह रहा था कि ज़्यादा फंड मैनेजर्स कर रहे हैं, वैल्यू के लिए मैं इधर एक कॉन्ट्रा फंड या एक कोई अच्छा वैल्यू फंड, ठीक है, मैं चूज कर लूँगा। आई विल नॉट नेम एनी AMC बिकॉज दैट इज समथिंग रॉन्ग। आपकी मर्जी है एंड ऑब्वियसली द वन डिजिटल रेकनर इज देयर टू गाइड। ओके, बट वहाँ पे आपको बहुत अच्छे फंड्स हैं, आपका एक होलिस्टिक फाउंडेशन तैयार हो गई पोर्टफोलियो की। अब आई टैक्टिकल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। टैक्टिकल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज टाइम एंड अगेन मार्केट के अंदर आती रहती हैं कि कभी कोई सेक्टर अच्छा करेगा, कभी कोई सेक्टर अच्छा करेगा, तो एक जैसे वो एक बूस्टर डोज होती है ना, वो बूस्टर डोज का काम करती है। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे अंदर आना सही टाइम पे और सही टाइम पे एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अभिमन्यु नहीं बन सकते। एंटर तो कर लिए लेकिन एग्जिट करना भी बहुत ज़रूरी है। सो ये एक चक्रव्यूह है। तो जो इवॉल्व इन्वेस्टर हैं, जिनके पास अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, वो दे कैन गो एंड इन्वेस्ट इनटू सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स। फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर आई थिंक सो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी इनोवेटिव रही है और उन्होंने काफ़ी ऐसे फंड्स लॉन्च किए हैं जहाँ पे ये टैक्टिकल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो को फिल कर सकते हैं विदाउट एंटरिंग एन एग्जिट, और ऑब्वियसली जो हमारा वो टैक्स इनएफिशिएंसी भी बिल्ड कर देता है। तो बिजनेस साइकिल फंड या थीमेटिक एडवांटेज फंड्स नाम की एक कैटेगरी है जहां पे वो आपको बूस्टर डोज दे सकती है इन अ वेरी वेरी टैक्स एफिशिएंट वे, बिकॉज यहाँ पे फंड मैनेजर्स उन सेक्टर्स के ऊपर जो है ज़्यादा बेट लगाते हैं जो उनके हिसाब से बेहतर करने वाले हैं, एंड दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। और यहाँ पर बिकॉज फंड मैनेजर्स के डिसीजन ज़्यादा लॉजिक पे बेस्ड हैं, रैशनैलिटी पे बेस्ड हैं। जो प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टर्स के साथ, इमोशन, ये ग्रीड, फेयर, ये अच्छा कर रहा है तो कैसे पैसे निकाल दूं, या ख़राब कर रहा है तो पैसे का डाल दूं, वो हट के इरैशनैलिटी से मूव हो जाते हैं हम रैशनल, क्योंकि फंड मैनेजर इज गोइंग टू टेक दैट कॉल। और इसके अंदर जो बेहतर आपका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक तो बार बार हम लोग को करना नहीं है बिकॉज एवरीबडी इज बिजी, और दूसरा टैक्स कि इट इज़ मोर टैक्स एफिशिएंट, फंड मैनेजर इज डूइंग इट इन अ वेरी वेरी रैशनल वे। तो मेरे हिसाब से एक दो अच्छे बिजनेस साइकिल फंड या थीमेटिक फंड, और एक जो है मैं एक सजेशन दूंगा जो कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज कोई भी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में तभी अच्छा कर सकती है जो बैंकिंग सेक्टर अच्छा करे। आज हमारे बैंकिंग सेक्टर के वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, NPA की प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है, लिक्विडिटी भी अच्छी है, और साथ में जो अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, अगर आप देखिए वो लैंडस्केप बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो वहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज भी लिस्टेड हैं आज, आपकी जो है ब्रोकर्स हैं, NBFCs तो आप एक तरीके से बैंकिंग में ही ले लीजिए या इसी में ले लीजिए, जैसे भी ले लीजिए। NBFCs भी नॉवल NBFCs आ रही हैं जो टेक्नोलॉजी को, फिनटेक कंपनीज जो टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करके जो है ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच रही हैं। यही चीज़ वेल्थ मैनेजमेंट में भी है, यही चीज़ आपकी इंश्योरेंस में भी आपकी कंपनीज हैं। आज से कुछ साल पहले कितनी इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड थी, आज काफ़ी अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड हैं। म्यूचुअल फंड AMCs आप देखिए कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कुछ इवन लेस देन 1 लाख करोड़ से आज अगर आप देखिए लगभग 20 से 25 साल के अंदर हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 76 लाख करोड़ की हो गई है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो देयर इज इनफ एंड मोर ग्रोथ विच इज हैपनिंग। एंड जैसे मैंने कहा, फिनटेक इज समथिंग विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग विद थीम कमिंग अप। और जो एक स्टडी है कि जब एक पर कैपिटा इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट नंबर इज $2,500 जो है पर कैपिटा से बढ़ती है, तो फाइनेंशियलाइजेशन उस इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त होता है।
इंडिया उसको ब्रीच कर चुकी है। ओके। और जो कहा जा रहा है कि अराउंड 2047 जो अमृतकाल हम लोग का हो जाएगा, दिस नंबर माइट बी एनीथिंग बिटवीन $12,000 to $15,000 पर कैपिटा। तो आप समझिए क्या स्कोप हो सकता है। तो टैक्टिकल पोर्टफोलियो में केवल एक जो है, मैं अपने नॉर्मल इन्वेस्टर्स को जो बहुत ज़्यादा अंदर बाहर टैक्स एफिशिएंसी को ध्यान देने में चाहें, एक ही ये फंड है थोड़ा सा जो थीमैटिक, मैं कहूँगा पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टोरल फंड होता था, थीमैटिक मैं कहूँगा कि यहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाएं कि सारे जो है कैपिटलाइजेशंस, इन्वेस्टमेंट स्टाइल और जो है टैक्टिकल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जो थोड़ा सा किकर देगा, तो एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो मुझसे छूट गया था वो है मोमेंटम। मोमेंटम अकॉर्डिंग टू मी, ओके, एंड नॉट एवरीबडी हैज टू एग्री, कि एक टैक्टिकल स्टाइल है, हर मार्केट में नहीं काम करता है। जब आपकी एक सेक्युलर बुल रन होता है तो मोमेंटम स्ट्रैटेजी आउट परफॉर्म्स। सो वहां पर जो है मोमेंटम स्ट्रैटेजी को भी आप टैक्टिकल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। SIP करना है नहीं करना है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, और आप अपने जो एडवाइजर हैं आप उनसे बात करिए। बट हाँ, लमसम में हम लोग ऐड करके एट अपॉर्चून टाइम हम लोग कर सकते हैं। बट रिमेंबर, अभिमन्यु सिंड्रोम नहीं होना चाहिए, एग्जिट करना बहुत जरूरी है। तो सर क्या मल्टी एसेट फंड्स पार्ट हो सकते हैं कोर पोर्टफोलियो का? सर देखिए, एसेट एलोकेशन इज द किंग। सेंट्रिसिटी दो ही चीज़ों के ऊपर जो है काम करती है, पहला एसेट एलोकेशन और दूसरा नीड बेस्ड। तो एसेट एलोकेशन देखिए एक आम आदमी के लिए फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर ऑब्वियस जो इमोशनल रीजंस की वजह से। एक वहाँ पे भी जैसे मैंने बिजनेस साइकिल फंड के बारे में एक्सप्लेन किया कि फंड मैनेजर इज टेकिंग द डिसीजन, ऐसे ही मल्टी एसेट फंड्स भी हम लोग को हेल्प करते हैं इन इंश्योरिंग कि हमारा एसेट एलोकेशन हो। और आजकल के जो मल्टी एसेट फंड्स हैं वो इक्विटी डेट के अलावा वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ हद तक वो रीट इन्वेट्स में भी कर सकते हैं। तो एक एक्चुअल बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि हर किसी के पास वो पैसा नहीं है कि वो AIF के थ्रू या इवॉल्व्ड प्रोडक्ट्स के थ्रू वो पैसा लगा पाएँ, क्योंकि जो रीट इन्वेट्स ये सब जो चीज़ें हैं या कमोडिटीज़ हैं, ये सब चीज़ों में वो ना उनके पास एक्सपर्टीज़ है, ना उनके पास जो है टाइम है, और शायद वो एलोकेशन ना कर पाएँ। तो रीट इन्वेट्स में बड़े टिकट की ज़रूरत होती है। डेट में भी अगर आप हाई अक्रूवल डेट में जाएंगे तो इधर आप जो है बॉन्ड्स लेंगे जहाँ पे 5-10 लाख रुपए के करीब आपको डालना पड़ता है, या फिर अब अगर आप डेट PMS या डेट AIF की तरफ जाएं तो डेट PMS में मिनिमम 50 लाख रुपीज़ होता है एज पर सेबी गाइडलाइंस। सिमिलरली डेट AIF के अंदर भी जो है आपका मिनिमम 1 करोड़ कमिटमेंट अमाउंट होता है। तो सर बहुत शॉर्ट में मैं आंसर चाहूँगा कि हमने डेट की भी बात की, स्टार्टेड विद डेट, फिर हम कोर पोर्टफोलियो पे आए, फिर हम सैटेलाइट पे आए, वैल्यू इन्वेस्टिंग हमने देखा, ग्रोथ स्टाइल देखा, सारी चीज़ें हमने समझी। तो एक पोर्टफोलियो किस तरीके से दिखना चाहिए? अगर मैं आपसे बात करूँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए आप मेरे को बताएं कि एक जो रिटेल इन्वेस्टर है वो किस तरीके से इन चीज़ों में पार्टिसिपेशन करे, और एक एग्जांपल दीजिए परसेंटेज वाइज। जी सर, देखिए वन साइज फिट्स ऑल ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। बट मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ जो डेफिनेटली मत करिए, डोंट ओवर डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोग ने काफ़ी बार देखा है कि किसी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है या 50 लाख का पोर्टफोलियो है, लेकिन वो 40 फंड्स, 50 फंड्स, 60 फंड्स उसमें स्प्रेड आउट है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो नॉट वेरी बेनिफिशियल टू जो है वेल्थ क्रिएशन। कितने फंड्स हो सकते हैं सर? डिपेंडिंग अपॉन द पोर्टफोलियो साइज, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना कोर पे फोकस करने वाले हैं, कितना आप जो है थीमेटिक उसके ऊपर टैक्टिकल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो पे फोकस करना चाहते हैं, एनीथिंग बिटवीन 5 to 15 फंड्स मैक्सिमम शुड बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना चाहिए कि एक बार पोर्टफोलियो बना लिया तो हम लोग को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हम लोग को अपने पोर्टफोलियो के रिव्यू करने चाहिए। कोर को कैसे रिव्यू करना है? कोर को आपको ये नहीं करना है कि हमें यहाँ पे चर्न करना है, आपको ये देखना है कि जिन फंड्स को हमने चूज करके
चाहे वो मल्टी कैप थे, फ्लेक्सी कैप थे, आपके मिड कैप थे, स्मॉल कैप थे, या मल्टी एसेट की भी जैसे हमने बात करी, या फिर कुछ आपके और भी फंड्स हो सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर जो है आपको अपने जो है वो आप देखिए कि कौन सा फंड अच्छा कर रहा है, वो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, पेयर ग्रुप को वो कंसिस्टेंटली वो बीट कर पा रहा है कि नहीं। आप कभी भी यू कैन नॉट ऑलवेज बी इन नंबर वन फंड, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स व्हाट पीपल मेक, कि मेरा फंड नंबर वन नहीं है। आपको ये देखना है कि आपका फंड पहला तो कंसिस्टेंट है और दूसरा कंसिस्टेंटली क्वार्टाइल 1 में रहता है। आई थिंक सो इफ दैट इज व्हाट योर फंड इज डूइंग, सो ट्रस्ट मी, जब 15-20 साल के अंदर सब कुछ जो है एवरीथिंग गोज टू द मीन। अगर आप देखिएगा 15 बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में 15-20 साल में, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में और एक नॉर्मल परफॉर्मिंग फंड में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सो इतना ज़्यादा हम लोग को उसके अंदर फंड मूवमेंट में नहीं, हाँ, लेकिन अगर कुछ बहुत मेजर फंड मैनेजमेंट चेंज हो गया है, फिलॉसफी चेंज हो गई है, कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं जो आपके वेल्थ मैनेजर आपको बता सकते हैं, देन ओनली वी नीड टू टेक अ करेक्टिव डिसीजन। बट टैक्टिकल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो कुछ हद तक मैंने उसकी भी आपको सोल्यूशन दे दिया है कि अगर आप उसको बिजनेस साइकिल फंड या थीमेटिक एडवांटेज फंड के थ्रू आप उसको रन करेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम के अभिमन्यु सिंड्रोम वाला नहीं आपको इम्पैक्ट करेगा। हाँ, बट वहाँ पर हम लोग को टिपिकली 6 से 9 महीने के बीच में हम लोग को कंटिन्यूसली एटलीस्ट 6 मंथ्स हम लोग देखते रहें कि अगर कहीं कुछ चेंजेस करने हैं, कहीं से एंटर करना है, कहीं पे एग्जिट करना है, तो हम वो देख सकते हैं। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यही रूल फॉलो करना है? मेरे हिसाब से सर देखिए, कीप लाइफ सिंपल, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर मैं नॉर्मल बोलूं कि अगर आप एक कुछ अच्छे मल्टी कैप फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में, डिपेंडिंग हाउ एग्रेसिव और हाउ कंजर्वेटिव यू आर, आप वो कर लीजिए। आज एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी भी आ गई है, उसको भी आप देख सकते हैं, और स्मॉल और मिड, तो एक एक दो फंड्स आपको हर एक कैटेगरी, और साथ में एक वैल्यू फंड या एक कॉन्ट्रा फंड, दैट विल इंश्योर कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है आप उसको प्रॉपर कवर कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड से भी कर सकते हैं, बट एक चीज़ मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा, लार्ज कैप फंड में, प्योर लार्ज कैप फंड में अगर आपको एसआईपी ही करनी है, सो देयर यू कैन चूज सर्टेन फैक्टर फंड्स जो आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। अदरवाइज it is better to play the large cap space through flexi and multi. This is my personal opinion. एंड साथ में जैसे मैंने कहा कि एक अगर बिजनेस साइकिल फंड या थीमेटिक एडवांटेज फंड की जो कैटेगरी है उसमें अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो वो एक हमारा बूस्टर डोज टैक्टिकल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो को भी पूरा कर लेगा, क्योंकि एसआईपी के थ्रू टैक्टिकल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो आप हर वक्त एसआईपी शुरू और बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर बिजनेस साइकिल फंड होगा या थीमेटिक फंड होगा तो उसका पोर्टफोलियो तो फंड मैनेजर चेंज कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा जो एक आपने जो हेडेक है आपने उसको आउटसोर्स कर दिया है, और एक वो कंसिस्टेंटली अगर आप जो है उसमें एसआईपी चला सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, अगेन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और अगर आपको लगता है कि यही एक रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, तो आप उसके ऊपर भी कॉल ले सकते हैं। वैसे तो आज के ज़माने में आप चाहे अगर एसआईपी ना करें तो लमसम या स्टैगर्ड, लमसम तो नहीं बट स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट एसटीपी भी होता है, एसटीपी के थ्रू आप जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की तरफ भी देख सकते हैं। सो 70 to 80% आपका कोर में चला गया, 60 to 80 कोर, 60 to 80 कर सकते हैं, और बाकी फिर 20 to 40 आपका सैटेलाइट में चला गया, कंजर्वेटिव है, बिजनेस साइकिल फंड आ जाएगा जी, राइट। सो कंजर्वेटिव, एग्रेसिव या मॉडरेट, उसके हिसाब से आपको पढ़ना। सो अगेन जो मैं एक और लास्ट स्टेटमेंट मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग को रिटर्न बेचने की ज़रूरत नहीं है या रिटर्न खरीदने की ज़रूरत नहीं है एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि रिटर्न तो पीछे आई थी। रिटर्न को आपको कैसे देखना है उस डेटा को कि क्या वही अपॉर्चुनिटी सभी के लिए थी, क्या किस फंड मैनेजर ने उस अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, और मैं फिर से कह रहा हूँ बेटर रिटर्न नहीं, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है। तो वहाँ पे जो है आपको क्या शार्प रेशियो है, क्या सॉर्टिनो रेशियो है, क्या बीटा है, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन है, अगर आप नहीं कर सकते तो आपके जो आपके वेल्थ मैनेजर हैं वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। सो डोंट बाय रिटर्न्स, राइट।
और डोंट सेल रिटर्न्स, सेल कॉन्सेप्ट, सेल अ कोर एंड अ थीमेटिक पोर्टफोलियो। अगर आपके बेसिक्स राइट होंगे, आपकी रिटर्न हमेशा अच्छी रहेगी। और लुक इनटू द फ्यूचर, डोंट टेक डिसीजंस बेस्ड ओनली ऑन पास्ट, क्योंकि अगर मिड और स्मॉल कैप के रिटर्न्स पिछले 3 साल 4 साल में बहुत अच्छे हैं, ये कोई गारंटी है तो उन्होंने पैसा बनाया है जो 3 साल पहले या 4 साल पहले पैसा डाल दिया था। आज वही पोटेंशियल है कि नहीं, किसी को नहीं मालूम। सो आपके जो भी डिसीजंस होने चाहिए, एक तो फॉरवर्ड लुकिंग होने चाहिए, और आपको जब फंड सेलेक्ट कर रहे हो, डोंट ओनली लुक एट रिटर्न्स। आप देखिए जो मेन पैरामीटर्स हैं कि रोलिंग रिटर्न्स क्या होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स क्या हैं, शार्प, सॉर्टिनो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन से यही था आपसे कि लार्ज कैप भी इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, स्मॉल भी बहुत है, सारे फंड्स काफी सारे हैं, सेंट्रिसिटी अपने क्या पैरामीटर्स यूज करता है शॉर्टलिस्ट फंड्स करने के लिए? सर देखिए, हर एक कैटेगरी का अलग होता है। इन जनरल थोड़ा मेरे को, तो मैं म्यूचुअल फंड्स का अगर बताऊं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मैं बताऊं तो एक साइज इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ओके, सो साइज इज क्रिटिकल, बट मोर देन साइज, कभी कभी ये होता है कि कुछ फंड्स लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी डिफाइन वो रीडिफाइन कर देते हैं। तो जैसे एक फंड है, हम जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट 120 लाख करोड़ का हो गया, एक फ्लेक्सी कैप फंड है। अब वो somehow it is defying the gravity, ये जो एक टिपिकल कहा जाता है कि बहुत बड़ा फंड है, लेकिन वो उसके लिए फंड मैनेजर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बट दिस फंड इज डिफाइंग दैट पर्टिकुलर लॉजिक। तो अगेन दीज आर ऑल रूल ऑफ थम्स, पहले तो ये समझिए। तो ऑब्वियसली येस, वी गिव स्पेशली टू स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स एंड स्पेसिफिकली टुवर्ड्स स्मॉल कैप फंड्स, फंड साइज इज वेरी वेरी क्रिटिकल। लार्ज में उतना प्रॉब्लम नहीं है, मिड में उससे थोड़ा वो है, लेकिन स्मॉल में हम लोग को साइज बहुत देखने की ज़रूरत है, बिकॉज हाई कन्विक्शन बेट्स, ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज़ बैड फॉर एनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ऐसे किसी फंड के लिए भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन एट टाइम्स डजंट वर्क वेल। सो हम लोग वो देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स, ये जिसको हम लोग CAGR रिटर्न्स बोलते हैं, उसको भी देखा जाता है। रोलिंग रिटर्न्स भी हम लोग देखते हैं 3-5, क्योंकि रोलिंग रिटर्न से क्या होता है कि जो आपकी सडन स्पॉट्स आते हैं रिटर्न में या नेगेटिव रिटर्न में, वो सारे इवन आउट हो जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मानिए किसी एक फंड मैनेजर ने 5 साल में 3 साल बहुत अच्छा किया, समाउ उसके 1 या 2 साल बहुत गड़बड़ हो गए, बहुत गड़बड़ क्या, नॉर्मल हो गए, तो अगर आप उसकी हाल फिलहाल परफॉर्मेंस देखेंगे वो बुरा लगेगा, लेकिन जब उसकी रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे तब आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखेगी। ऐसे ही कोई और फंड मैनेजर है जिसके 3-4 साल बुरे गए, लेकिन 1 साल रिसेंट वो अच्छा हो गया, तो आप उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो वो रिसेंसी बायस इसको कहा जाता है। रोलिंग रिटर्न्स हम लोग के जो एनालिस्ट हैं वहाँ पे जो है ये रोलिंग रिटर्न इस बायसनेस को हटाता है और वो कंसिस्टेंसी को ज़्यादा दर्शाता है। उसके अलावा बीटा, तो लो बीटा इज बेटर, again depending upon what kind of a customer or investor you are. So generally we give higher weightage to the funds having low beta, ऐसा हम जी, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड predominantly अगर आप देखिए is a vehicle for everybody, तो ओवर एग्रेसिव चीज़ों में नहीं जाते हैं, उसके लिए बेहतर और प्रोडक्ट्स हैं जो PMS हो गया, AIF हो गया, उसके थ्रू आप रन कर सकते हैं। बट लो बीटा स्ट्रैटेजी, शार्प या सॉर्टिनो, शार्प क्या दर्शाता है कि वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट या पर यूनिट ऑफ रिस्क वो हम क्या रिटर्न जनरेट करके दे रहा है फंड मैनेजर। तो यहाँ पे अपसाइड वॉलेटिलिटी और डाउनसाइड वॉलेटिलिटी शार्प दोनों को कंसिडर करता है, और उसके हिसाब से जो जिसकी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है तो हम लोग उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं। सिमिलरली सॉर्टिनो इसी का थोड़ा सा एक बेटर वर्जन है, जहाँ पे हम लोग अपवर्ड वॉलेटिलिटी को नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि अपवर्ड वॉलेटिलिटी तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड वॉलेटिलिटी हमारे लिए गड़बड़ वाली चीज़ है। तो वो डाउनवर्ड वॉलेटिलिटी को वो मेजर करता है और उसके अगेंस्ट जो है कितनी रिटर्न्स दे रहा है। तो शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। फिर एक स्टैंडर्ड डिविएशन, हाई स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब बहुत वॉलेटाइल है, तो टिपिकली इट इज़ अगेन, कुछ लोग कहते हैं कि हाई बीटा या हाई स्टैंडर्ड डिविएशन वाले फंड्स में हम लोग को SIP करना चाहिए, माइट बी अ स्ट्रैटेजी, बट देन अगर आपको सिंपली देखना है
कम वॉलेटिलिटी के साथ आपको जो बेहतर रिटर्न दे रहा है, दैट इज अ बेटर फंड मैनेजर। बिकॉज फिर से मैं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स इज फॉर एवरीबडी, इट इज अ सेक्युलर थिंग। तो अगर किसी को ज्यादा रिस्क माने somebody is looking for better risk adjusted return, so they are more evolved products for it. स्मॉल केस हो सकता है, अब SIF भी आ सकता है, आ गया है, PMS भी है, AIF भी है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच इज अवेलेबल, ऑल दीज व्हीकल्स कैन बी लुक्ड एट। सो ऐसा फंड अगर मिल जाए जिसका बीटा कम है, शार्प रेशियो ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है और रिटर्न भी अच्छी है, राइट, सो आई थिंक वो तो सबसे बेस्ट ही हो गया, बेस्ट फंड है। तो हाँ, तो इस तरीके सारी चीजें भी एक ही साथ चलती है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग थोड़ी सी मदद करते हैं अपने इन्वेस्टर्स और जो हमारे B2B पार्टनर्स हैं, कि हम लोग एक ये स्टडी हम लोग शेयर करते हैं, डेटा पॉइंट शेयर करते हैं थ्रू वन डिजिटल रेकनर, जहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी के लिए जो भी ये मेजर्स हैं वो पूरा देते हैं, सारे जो है उसके अंदर मिलेंगे, और एक गाइडलाइन हो जाएगी स्पेशली फॉर न्यू पीपल हु आर एंटरिंग इनटू एज वेल्थ मैनेजर्स या फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, या फिर कुछ क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए एक अच्छी गाइडलाइन हो सकती है। इट माइट बी अ गुड रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से वो इसको आगे ले जा सकते हैं। और आई थिंक सेंट्रिसिटी का ये सबसे बड़ा USP भी है, जो हमारे जो शॉर्ट लिस्टिंग पैरामीटर्स, जो मेरी प्रोडक्ट टीम जो काम कर रही है। सो अगेन सर, जैसे थोड़ा सा और लाइट दूंगा इसके ऊपर, लगभग 50 लोग हैं जो एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, CFAs हैं, CAs हैं, जो कंटिन्यूसली सारे प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं, और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मेन फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए, वो हम लोग उसको अपनी पब्लिक के साथ या इन्वेस्टर्स के साथ या अपने B2B पार्टनर्स के साथ शेयर करें, ताकि वो एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं, और ना कि वो एज ओल्ड सेइंग कि सर ये बेस्ट फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया है या मैं बेस्ट फंड्स में इन्वेस्ट करा रहा हूँ। सो आई थिंक फराज सर दैट दिस इज इट आज के लिए। तो बहुत चीज़ें हमने सीखी, राइट। सो टू ऑल पार्टनर्स, टू ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड टू ऑल इन्वेस्टर्स, कि हमें जो पोर्टफोलियो हमारा बनाना है उसको हमको कोर पोर्टफोलियो को देखना है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो देखना है। कोर पोर्टफोलियो में भी हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, बहुत अच्छे से फराज सर ने हमें बताया। सैटेलाइट जो आपको जो बूस्टर डोज है पोर्टफोलियो की, वो किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न को एनहांस कर सकती है 1-2% से, हमें वो भी देखना है। फिर उसके बाद SIP के लिए अगर आपको इफ़ यू वांट टू डू SIP, तो SIP किस तरीके से आपको करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। बहुत ही अच्छे से एसेट एलोकेशन के बारे में भी उन्होंने थोड़ा टच अपॉन दिया, और लास्ट में कौन कौन से पैरामीटर्स जो सेंट्रिसिटी चूज़ करती है टू शॉर्टलिस्ट म्यूचुअल फंड्स, चाहे वो शार्प रेशो है, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन है या बीटा है, तो बहुत अच्छे से आज हमने समझी। तो एक जो इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर को ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर वो इन्वेस्टर ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है खुद, तो एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और सेंट्रिसिटी उनकी हेल्प करती है। मैं फिर एक क्लोजिंग रिमार्क, हमेशा मेरा एक क्लोजिंग रिमार्क होता है, जी, तो मेरा क्लोजिंग रिमार्क यही रहेगा, इन्वेस्टर्स के लिए डोंट बाय रिटर्न्स बिकॉज दे आर हिस्टोरिकल, लुक इनटू व्हाट इज गोइंग टू प्रोपेल योर पोर्टफोलियोज इन द फ्यूचर। और जो हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डोंट सेल रिटर्न्स, रादर सेल कॉन्सेप्ट्स, एंड knowledge is the king. And again, it is a humble request to both investors and FPDs, invest in knowledge and take decisions based on information, data points and knowledge, and where Centricity can help you big time. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।